सुनो, हम लोग लास्ट क्लास में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट किए थे। 1 मिनट थोड़ा ध्यान देकर आप लोग 2 मिनट सुन लीजिएगा लास्ट क्लास की बात, क्योंकि हो सकता है बहुत लोग घर में जाकर पढ़े हो तो उनके दिमाग में थोड़ी बहुत चीजें हो, और जो लोग बिल्कुल भी नहीं देखे होंगे, घर में कॉपी नहीं खुले होंगे, शादी ब्याह का सीजन है तो उसमें बिजी रह गए होंगे, तो इसलिए एक बार हम 2 मिनट फ्लैशबैक कर दे रहे हैं कि लास्ट क्लास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हम लोग क्या किए थे। बात समझे? उसके बाद फिर ये आगे की बात देखते हैं। फर्स्ट क्लास में सबसे पहले डिस्कस हुआ था कि हाउस प्रॉपर्टी में कौन कौन सा इनकम कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो सिंपल जैसे वर्ड से समझ में आता है तो ज्यादातर दिमाग में क्या रहता है, कोई हाउस है, बिल्डिंग है, उसका इनकम हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, किसके किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, तो बोला जाता है कि ये इनकम 2 लोगों पे चार्ज किया जा सकता है। एक लीगल ओनर जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है, और दूसरा एक जिसको हम लोग बोलते हैं डीम्ड ओनर। डीम्ड ओनर का मतलब होता है बेनिफिशियल ओनर, मतलब जो उस प्रॉपर्टी का लीगल ओनर नहीं है लेकिन वो उस प्रॉपर्टी की बेनिफिट ले रहा है, तो उसके ऊपर भी उसके प्रॉपर्टी के इनकम को चार्ज किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग फिर ये देखे थे, लिखवाया भी था मैंने, कि इनकम हम लोग किसी भी इनकम हाउस प्रॉपर्टी का 5 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट नाम दिए थे लेट आउट प्रॉपर्टी। लेट आउट का मतलब है कि जैसे तुम प्रॉपर्टी को क्या कियो, दूसरे को रेंट पर दे दियो, भाड़े पर। दूसरा एक पॉइंट हम लोग लिखे थे सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्युपाइड का मतलब बताया गया था कि प्रॉपर्टी को तुम अपने लिए, रहने के लिए यूज कर रहे हो। तीसरा एक पॉइंट बताया गया था, उसमें बोला गया था पार्टली लेट आउट, पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। जैसे एक ही बिल्डिंग है लेकिन उसका कुछ हिस्सा हम लोग खुद रहने के लिए यूज कर रहे हैं और कुछ हिस्सा हम लोग क्या किए हैं, रेंट पर दे दिए हैं। चौथा एक पॉइंट लिखवाया गया था जिसमें नाम दिया गया था अनऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। अनऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का मतलब है ना उसमें हम लोग खुद रह रहे हैं और ना ही मैंने किसी को भाड़े पर दिया है, प्रॉपर्टी मेरा खाली पड़ा हुआ है। और पांचवा एक पॉइंट था जिसको नाम दिया गया था डीम्ड टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। डीम्ड टू बी लेट आउट का मतलब क्या होता है? डीम्ड टू बी लेट आउट का मतलब होता है कि रियल में वो प्रॉपर्टी भाड़े पर दिया हुआ नहीं है, रेंट पर तुमने किसी को दिया नहीं है, लेकिन एज पर इनकम टैक्स रूल तुमको उस प्रॉपर्टी को इस तरह से ट्रीट करना पड़ेगा जैसे कि वो रेंट पर दिया गया हो। अब मन में क्वेश्चन अराइज होगा इस लास्ट वाले पॉइंट पे कि जैसे जब हम लोग कोई प्रॉपर्टी को रेंट पर दिए ही नहीं है तो फिर उसको क्यों ट्रीट करेंगे, क्यों उसका कैलकुलेशन करेंगे कि वो भाड़े पर दिया हुआ है। बात समझे? तो इसके लिए इनकम टैक्स में रूल क्या बने हुए हैं कि कोई भी पर्सन मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टी को ही अपने रहने के लिए यूज कर सकता है। अगर 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी उसके पास है तो सिर्फ 2 प्रॉपर्टी को ही वो सेल्फ ऑक्युपाइड के तरह ट्रीट कर सकता है। 2 से जितना भी ज्यादा प्रॉपर्टी होगा उसको एज पर इनकम टैक्स रूल उसको लेट आउट के तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा। अब रियल में तो वो लेट आउट है नहीं, बट एज पर रूल हम लोग उसको लेट आउट के तरह ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए उसके सामने हम लोग नाम लिख देते हैं डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा कैलकुलेशन जो लिखवाया गया था, फॉर्मेट लिखवाई गई थी आप लोग को, ठीक है, कुछ लोग पेज में देख भी रहे होंगे पन्ने पलट के, तो उसमें सबसे बड़ा जो फॉर्मेट था वो था लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का। और अगर तुम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का ट्रीटमेंट सीख गए तो काफी चीजें इस चैप्टर की तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी। बात समझे? लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी में फॉर्मेट जब देखोगे तो उसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। दिखाई दिया? ग्रॉस एनुअल वैल्यू से लेस किए म्युनिसिपल टैक्स, तब आपको एक फिगर मिला जिसको नाम दिया गया है नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू से 2 डिडक्शन माइनस किया गया अंडर सेक्शन 24, जिसमें अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन ए लिखा है स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो ये तो सिंपल है, वहां लिखा होगा 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, मतलब जितना नेट एनुअल वैल्यू आता है उसका 30% हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन में लिख देते हैं, सिंपल। दूसरा एक लिखा होगा इंटरेस्ट ऑन लोन, दिखा अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी। इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर कैलकुलेशन होता है, थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन है। बात समझे? अगर सम्स में वो दे देता है तो सम्स इजी हो जाती है, डायरेक्ट पुट कर देना है, लेकिन अगर सम्स में नहीं दिया, उसका कैलकुलेशन दिया, तो ध्यान में रखना सिर्फ इस पार्ट के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर भी एक 5 नंबर का तुम्हारा सम्स बन सकता है, इतना बड़ा कैलकुलेशन होता है। ठीक है,
तो इसके कैलकुलेशन में हम लोग बाद में जाएंगे, पहले एक कैलकुलेशन अभी हम लोग समझेंगे जो फर्स्ट पॉइंट था, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। देखा, जैसे जब भी तुम्हारे पास प्रॉपर्टी का ट्रीटमेंट आएगा तो दिमाग में रखना, सम्स को केयरफुली पढ़ना और उसमें दो कैलकुलेशन पे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि वही तुमको वर्किंग में कैलकुलेट करना पड़ सकता है। एक पहला वाला पॉइंट ग्रॉस एनुअल वैल्यू और एकदम लास्ट वाला पॉइंट इंटरेस्ट ऑन लोन। बाकी की चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 2-2 4-4 लाइन का नियम है, वो अगर तुमको पढ़ा हुआ रहेगा और याद रहेगा तो सिंपली पुट करते हुए चले जाओगे। लेकिन दो चीजों के ऊपर तुमको फोकस करके कैलकुलेशन करके वर्किंग में तब मेन सम्स में दिखाना होगा, एक ग्रॉस एनुअल वैल्यू और एक इंटरेस्ट ऑन लोन। बात समझे? तो अभी हम तुम लोगों को पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू का पूरा पिक्चर बताते हैं। हाँ, और तुम लोग एक काम करना, अभी तुम लोग पूरी चीज को पहले देखना, क्योंकि ग्रॉस एनुअल वैल्यू का लाइन 10 तरह से दे सकता है, सम्स को वो 10 तरह से बना सकता है। तुम्हारा अगर पिक्चर पूरा क्लियर रहेगा, 10 तरह से मतलब हम एक एग्जांपल देती है, वैसे दिमाग में नहीं बिठा लेना कि 10 तरह से बनेगा। जैसे बहुत तरीके से इसके लाइन को घुमा फिरा के क्या होता है, दिया जा सकता है। बात समझे? तुम अगर इसको जैसे जल्दीबाजी में समझ गए तो क्या होगा कि बाद में अगर वो उसमें थोड़ा सा भी चेंजेस करेगा, 1-2 लाइन आगे पीछे किया, कम ज्यादा किया, तुम्हारे दिमाग में क्या होगा, कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। बात समझे? तो हम सबसे पहले जो है ना अभी ग्रॉस एनुअल वैल्यू का ही कैलकुलेशन बताते हैं। छोटे छोटे फिगर लिखेंगे, अगर तुम लोग मेरी बात समझ पा रहे हो और साथ साथ लिख पाओगे विदाउट एनी नॉइस, तो फिर तुम लोग लिख सकते हो। बात समझे? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है, लेकिन हाँ अगर तुम लोग को ऐसा लगने लगे लिखते समय कि नहीं नहीं हमको कंफ्यूजन हो रहा है, तो स्टॉप करके पहले डिस्कशन देख लेना। बात समझे? लिखो, पहला कैलकुलेशन सिखाएंगे और हम इसको एक सम्स लिखकर सिखाएंगे। स्टेप वगैरह मैंने लास्ट क्लास लिखवा दिया था शायद, देखो जरा कॉपी में, कोई बताए हमको, लिखा दिए थे ना, तो स्टेप्स बता दिए थे। अभी उसी स्टेप्स को फॉलो करके हम क्या करेंगे, सम्स करके दिखाएंगे। थोड़ा सम्स का फिगर जब सामने आता है तो मैटर थोड़ा और क्लियर होता है। बात समझे? ओके, एक हम सम्स यहां लिख रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर 1। From the following information, compute gross annual value। ग्रॉस एनुअल वैल्यू ये होता क्या है, किसी भी प्रॉपर्टी का एक साल का कितना अर्निंग हो सकता है उससे, वो हम लोग निकालते हैं इसमें। ठीक है, पार्टिकुलर्स, और हम 3 हाउस का कैलकुलेशन ले रहे हैं, समझे? हाउस 1, हाउस 2 और हाउस 3, 3 हाउस है मेरे पास। ठीक है, हाउ यूज्ड, हाउ यूज्ड क्या इंडिकेट करता है कि तुम इस प्रॉपर्टी को कैसे यूज कर रहे हो। हाउस 1 में हम लिख रहे हैं लेट आउट, दूसरे में भी लेट आउट, तीसरे में भी लेट आउट। देखा ये, तीनों प्रॉपर्टी को अभी हम लेट आउट मान के कर रहे हैं। ठीक है, मैंने पर भाड़े पर दिया हुआ है, और मैं ये बात बोल चुका हूं 2 बार, फिर एक बार बोल देता हूं, लेट आउट वाला में ही मैक्सिमम कैलकुलेशन होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू का। बात समझे? तुम बोलोगे सेल्फ ऑक्युपाइड, अनऑक्युपाइड, ये सब में क्या होगा, मैं एक सम्स इसके ऊपर दिखाकर फिर आपको उस पॉइंट के बारे में भी बता दूंगा। ठीक है, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, तुम लोग मीनिंग भी सुनते रहना। ये म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है, किसी भी प्रॉपर्टी का वहां के लोकल म्युनिसिपैलिटी के द्वारा एक वैल्यू फिक्स किया जाता है। जैसे हम लोग का ये एरिया है ना, ये किसके अंदर आता है, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आता है। तो कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस एरिया के हर बिल्डिंग का एक वैल्यू क्या किया होगा, फिक्स करके रखा होगा कि इसका इतना वैल्यू हो सकता है। वो हम लोग लेते हैं किसके अंदर, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू के अंदर। हर जगह का अपना अपना म्युनिसिपैलिटी है, विधाननगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, राजारहाट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, हर क्षेत्र का अलग अलग है।
तो वहां के प्रॉपर्टी का वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या किया, एक वैल्यू फिक्स किया है, वो वैल्यू लिख रहे हैं यहां पर। जैसे फर्स्ट में हम लिखे 1,00,000, फिर 1,20,000, फिर 1,50,000, फिर एक दूसरा लिखना है फेयर रेंट। फेयर का मतलब क्या होता है, उचित। सुने, फेयर रेंट का मतलब है कि उस प्रॉपर्टी का, जैसे जब तुम किसी भी प्रॉपर्टी का उसी एरिया के सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी से कंपेयर करके कोई रेंट लिखते हो तो उसको हम लोग नाम देते हैं फेयर रेंट। ठीक है, राम नाम का उद्घोष हो गया है, उसको साइलेंट कर लीजिए फोन को। मैं फिर से एक बार बता दूं, साइलेंट है फोन? ठीक। फेयर रेंट का मीनिंग एक बार फिर से बता दें। जैसे जब तुम किसी भी प्रॉपर्टी का उसी लोकेलिटी के, ये बात ध्यान रखना, जैसे तुम यहाँ रह रहे हो गिरीश पार्क में और तुम पार्क स्ट्रीट के प्रॉपर्टी से कंपेयर नहीं कर सकते। जिस एरिया में प्रॉपर्टी है उसी एरिया के सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी से तुम कंपेयर करके जो रेंट डिसाइड करते हो उसको हम लोग नाम देते हैं फेयर रेंट। ठीक है, तो फेयर रेंट दिया हुआ है सम्स में, मान लो 1,10,000, 1,25,000 और 1,40,000। और एक तीसरा पॉइंट होता है स्टैंडर्ड रेंट का। स्टैंडर्ड रेंट का मीनिंग याद है जो बताया गया था आपको? स्टैंडर्ड रेंट का मतलब है कि रेंट कंट्रोल एक्ट में हर प्रॉपर्टी का एक रेंट फिक्स है। ये जनरली इंडिकेट करता है कि कोई भी पर्सन अगर किसी से रेंट चार्ज कर रहा है तो इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकता। नियम ये बोलता है। अब तुम पर्सनली किसको कितने पर देते हो वो बात की बात है। आप समझे? जैसे मन में आ जाएगा कि रेंट मान लीजिए वहां 10,000 फिक्स है, लेकिन हमारा तो मकान मालिक 12,000 लेता है, तो तुम्हारा मकान मालिक ले रहा है, तुम्हारा और उसका डील है। दोनों में अगर मान लो विवाद पैदा हो जाएगा और बात चला जाएगा कोर्ट में, तब वहां पर चेक किया जाएगा किस बेसिस पर? स्टैंडर्ड रेंट के बेसिस पर। बात समझे? तो स्टैंडर्ड रेंट जो है वो यहां पर लिख रहे हैं हम लोग 1,20, 1,10 और 1,60। उसके बाद एक इंफॉर्मेशन है रेंट पर मंथ। रेंट पर मंथ का मतलब कितना तुमको हर महीना रेंट वहां से मिलेगा। 10,000, 12,000 और तीसरे का ले रहे हैं 15,000। फिर एक मैं ले रहा हूं फिगर अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट 10,000। हम लोगों को निकालना है तीनों का, तीनों हाउस का क्या निकालना है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। दिख गया सम्स? इधर निकाल रहे हैं। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, शॉर्ट में इसको यहां लिख देते हैं जीएवी, जिससे क्या होगा कि बार बार हम लोग को इतना बड़ा लाइन नहीं लिखना होगा। बाद में हम लोग सिंपली क्या लिख देंगे? जीएवी। पार्टिकुलर्स और 3 कॉलम कर लेते हैं, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3। ठीक है। स्टेप 1 हम लोग तो अपना जो लिखे थे वो बोले थे ना 3 स्टेप में हम करते हैं। सुने, और एक बात है, अगर सुन रहे हो तो मैं बता दूं, आपको याद दिला दूं। हमने जो लिखवाया था आपको स्टेप, वो कहा था कि 3 स्टेप में हम निकालते हैं, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि 3 स्टेप में निकलेगा। किसी को सुविधा होता है वो लोग 4 स्टेप में निकालते हैं। कुछ लोगों को और ज्यादा तोड़ना होता है चीजों को तो 5 स्टेप में निकालते हैं। कुछ लोग 2 ही स्टेप में एडजस्ट करके निकाल देते हैं। बात समझे? तुम्हारा फिगर सेम होना चाहिए। तुम 2 स्टेप में निकाल रहे हो, 3 में निकाल रहे हो, 5 में निकाल रहे हो, ये मैटर नहीं करता। सुने, हमने 3 लिया था, 3 हमने लिखवाया था अभी फॉर्मेट में, है ना?
स्टेप 1 में हम क्या लेते हैं, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, याद है, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। और रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब क्या बोला गया था आपको कि 1 साल का रीजनेबल रेंट क्या हो सकता है अनुमान करके। इसमें हम लोग 3 चीज लेते हैं। अब हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, जैसे ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू लेते हैं, उसको शॉर्ट में हम लिख रहे हैं जीएमवी, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, ठीक है। फेयर रेंट को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं एफआर, और स्टैंडर्ड रेंट को शॉर्ट में लिख रहे हैं एसआर। ये 3 चीज इसमें दिया जाता है, सम्स में दिया ही है, तो वहां से देखकर पुट करें। याद है किसी को कैसे लिया जाएगा? जोड़ना घटाना नहीं है, याद है ना, कंपेयर करना होता है। तो कंपेयर कैसे करते हैं, जीएमबी और फेयर रेंट में जो ज्यादा है वो लेंगे, लेकिन वो स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे पहले वाले में 1 लाख और 1,10,000, दोनों में ज्यादा कौन है, 1,10,000, और वो स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं है, तो हम लोग कितना ले लेंगे, 1,10,000। इसमें 1,20 और 1,25 में 1,25 ज्यादा है ना, तो 1,25 सेलेक्ट होगा, लेकिन वो यहां पर देखो स्टैंडर्ड रेंट को क्रॉस कर जा रहा है, तो क्या बोला गया था कि स्टैंडर्ड रेंट जो है वही ले लेंगे, समझे, कितना, 1,10,000। मतलब एनी हाउ स्टैंडर्ड रेंट को क्रॉस करके अमाउंट लिखोगे नहीं, ये दिमाग में रखना है सिंपल। इसमें 1,50 और 1,40 में 1,50 ज्यादा है और वो 1,60 से कम भी है, दिख रहा है ना, इसको तो क्रॉस नहीं कर रहा है, तो हम लोग 1,50,000 ले लेंगे। और यहां पर लिख दे रहे हैं जो हम लोग लिए हैं, हायर ऑफ जीएमबी एंड फेयर रेंट, इन दोनों में से जो ज्यादा है वो लिए हैं, बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट, है ना। मैक्सिमम ऑफ का मतलब क्या होता है कि तुम ज्यादा से ज्यादा इतना तक ही ले सकते हो। ये जो वर्ड है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ, मतलब तुम ज्यादा से ज्यादा इतना ही ले सकते हो, स्टैंडर्ड रेंट से कभी भी क्रॉस करके अमाउंट लिखना नहीं है। ये हम लोग क्या निकाले, RER, है ना, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। स्टेप 2, अच्छा एक बात और है, बता दें, अगर किसी के दिमाग में आ रहा हो कि वैकेंसी पीरियड भी होता है, वो तो हम लिए नहीं है सम्स में, समझे, तो हम स्टेप बाय चीजें बता रहे हैं। पहले ये बताएंगे, उसके बाद वैकेंसी पीरियड लेकर बताएंगे, समझे। स्टेप 2, इसमें हम लोग लेते हैं एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। यहां पे वर्ड ध्यान देना, रिसीवेबल मैं लिखता हूं, दिखा, अगर मान लो कोई वर्ड लिखा है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, तो रिसीव्ड और रिसीवेबल में फर्क होता है। रिसीव का मतलब होता है कि तुमको एक्चुअल में कितना मिला, और रिसीवेबल इंडिकेट करता है कि 1 साल में कितना पूरा मिलेगा, समझे। तो हम जब वर्ड रिसीवेबल लिखते हैं तो हम पूरा 12 महीने का रेंट यहां लिखेंगे, वहां भी ये नहीं सोचेंगे इतना तो कट गया, इतना तो नहीं मिला, ये सब नहीं सोचना है। रिसीवेबल मतलब 1 साल में कितना मिलने वाला है। तो जैसे मेरे सम्स में यहां लिखा ना, रेंट पर मंथ, जैसे पहले का है 10,000, हम सोचेंगे 10,000 इंटू 12, 1,20,000, 1 साल का रेंट मिलने वाला है। अब कितना नहीं मिला, कितना महीना खाली था, ये सब बाद में सोचा जाएगा। हम रिसीवेबल लिखते हैं, रिसीवेबल का मतलब है हमको 12 महीने का लिखना है, बात समझे। तो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कैसे ले रहे हैं, रेंट पर मंथ जो सम्स में दिया हुआ है आपका, इंटू 12 करके ले रहे हैं।
पहले का है 10,000, 10,000 इंटू 12 कितना होगा, 1,20,000। फिर 12,000 है, 12,000 इंटू 12 कितना होगा, 12 12 44 है, 1,44,000 आएगा क्या। और तीसरे का रेंट पर मंथ 15,000, 15,000 इंटू 12 करोगे 1,80,000 आएगा। देख लो करके, ठीक है। इसमें से हम लोग लेस करेंगे अनरियलाइज रेंट, अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट दिया सम्स में 6,000, 8,000 और 10,000, 1,14। दूसरे का कितना आ रहा है, 1,36। माइनस करके बताओ भाई, और 1,70 है ना। ये आया हमारा स्टेप 2। अब हम लोग को लेना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो लेंगे देयरफॉर ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या लेंगे, हायर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2। 1,10,000 और 1,14,000 में हायर कौन सा है, 1,10 और 1,36, और इसमें 1,70 है ना। इसमें सब में आ गया हमारा स्टेप 2 वाला ही, लेकिन तुम हमेशा कंपेयर करके लोगे कि स्टेप 1 का फिगर और स्टेप 2 का फिगर में जो ज्यादा होगा वही होगा हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। यहां तक एक बार लिख लो तुम लोग, फिर हम इस सम्स को थोड़ा चेंज करते हैं और इसमें वैकेंसी पीरियड डालते हैं कि अगर मान लो सम्स में वैकेंसी पीरियड दिया रहेगा तो हमारा कैलकुलेशन कैसे होगा, ठीक है। लिख लिए, जीरो भी देख देख के लिख रहे हो क्या, है? लिख ली गुनगुन, ठीक है, बाकी लोग लिख लेंगे तुमसे। बताएं, देखो एक चेंजेस खाली किए हैं सम्स में, लास्ट में हम क्या लिख दिए उधर में, वैकेंसी पीरियड। जैसे हाउस 1 मेरा 2 महीना खाली था, हाउस 2 मेरा 1 महीना खाली था, और हाउस 3 में मान लो कुछ नहीं लिए। सपोज करो तुम्हारा 5 नंबर का एक सम्स आया और वो सम्स में यही दे दिया सिर्फ कि तुम ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालो, ठीक है। स्टार्टिंग से जो भी कैलकुलेशन होगा वो सब सेम रहेगा। चेंजेस तुमको क्या करना है, या क्या चीज एक नया चीज एडजस्ट करना है, वैकेंसी पीरियड। तो उसके लिए तुम देखोगे हमने जब आपको फॉर्मेट लिखवाया था तो उसमें स्टेप 1 लिखाया था ऐसे, फिर स्टेप 2 लिखाया था, और उसके बाद ऐसे ये भी लिखा था ग्रॉस एनुअल वैल्यू हायर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2। लेकिन फिर नीचे एक और लाइन लिखवाया था, बट इफ देयर इज ए वैकेंसी पीरियड देन ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज कंप्यूटेड आफ्टर स्टेप 3। देखिए एकदम यही लाइन लिखवाए थे, सेम ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसके बाद नीचे लिखवाया हुआ होगा बट इफ देयर इज ए वैकेंसी पीरियड देन ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज कंप्यूटेड आफ्टर स्टेप 3, है ना। मतलब जैसे ही तुमको ये वैकेंसी पीरियड दिखा ना, देखो इधर बोर्ड पे, तुम अभी ग्रॉस एनुअल वैल्यू नहीं लिखोगे। अगर वैकेंसी पीरियड तुम्हारे सम्स में रहा तो तुम क्या करोगे, स्टेप 1 और स्टेप 2 निकालकर फिर एक स्टेप 3 लोगे। मतलब मेरा स्टेप 3 तब लिया जाता है जब सम्स में
वैकेंसी पीरियड होता है, समझे। और लेना क्या है, सिंपल है, आपको लेना है हायर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2। कितना कितना, 1/14, 1/36, 1/70। और इसमें से तुमको सिंपली लेस करना है रेंट फॉर वैकेंसी पीरियड, रेंट फॉर वैकेंसी पीरियड, ठीक है। अब पहले वाले हाउस में कितना महीना वैकेंट था, 2 महीना, और रेंट पर मंथ कितना था, 10,000। तो 10,000 इंटू 2 कर लीजिए, 10,000 इंटू 2 20,000। और सेकंड वाले में 1 महीने का है और रेंट पर मंथ कितना है, 12,000। तो 12,000 इंटू 1 करके कितना आएगा, 12,000। और तीसरे वाले में कोई वैकेंसी नहीं है, डैश कर दिए, माइनस कर दो, कितना आएगा, 94 या 96। इसमें कितना आएगा, इसमें 94 आएगा फर्स्ट वाले का। अच्छा हाँ, 94 आएगा, ठीक है। सेकंड वाले का 124 माइनस करके, और थर्ड वाले में तो कुछ माइनस नहीं है। ये जो फिगर आया यही हमारा क्या हो जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। वैकेंसी पीरियड रहेगा तो आपको एक स्टेप और एक्स्ट्रा लेना है, सिंपल। थोड़ा सा और चेंज करेंगे और 1-2 पॉइंट और है वो भी बता दे रहे हैं, ठीक है। देखो मैं इसको अब नहीं मिटाऊंगा, ये तुम लोग बाद में लिख लेना, बस जो एक चेंजेस कर रहे हैं वो थोड़ा सा समझ जाओ। जैसे मन में आया कि मान लीजिए ये प्रॉपर्टी मेरा लेट आउट नहीं है, इसमें कोई एक प्रॉपर्टी, सपोज करो हाउस 3 सेल्फ ऑक्युपाइड है, ठीक है, या अनऑक्युपाइड है। अनऑक्युपाइड समझ गए थे ना, कि ना रेंट पर दिए हैं और ना ही रहने के लिए यूज हो रहा है, खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के केस में और अनऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के केस में हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू कंप्यूट नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें नेट एनिमल वैल्यू, ग्रॉस लिया ही नहीं जाना है, डायरेक्ट नेट एनिमल वैल्यू लेना है, और उसमें नेट एनिमल वैल्यू नील लिया जाता है। उस प्रॉपर्टी का कोई अर्निंग कैपेसिटी नहीं है जिसमें हम खुद रह रहे हैं, बात समझे। इसलिए उस प्रॉपर्टी का नेट एनिमल वैल्यू एज पर इनकम टैक्स रूल डायरेक्ट क्या लिया जाता है, नील, जीरो। तो जब बता दिया गया है कि तुमको नेट एनिमल वैल्यू जीरो लेना है, नील लेना है, तो फिर ग्रॉस एनिमल वैल्यू क्यों कंप्यूट होगा, बात समझे। तो अगर मान लो तुम्हारा 3 प्रॉपर्टी है, 2 लेट आउट दिया है और एक सेल्फ ऑक्युपाइड, तो तुम जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कंप्यूट करोगे वो सिर्फ पहले दोनों का करोगे, तीसरे का कोई कैलकुलेशन तुमको करना नहीं है। उसके लिए तुमको सिंपली नीचे एक नोट लिख देना है, बात समझे। और नोट क्या लिखना है वो हम यहां लिखकर बता दे रहे हैं कि इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी एंड अनऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, net annual value will be taken as nil, so there is no need to calculate gross annual value, बात समझे। वो मैं यहां लिख दे रहा हूं, लिख लीजिएगा। इसको कंप्लीट कर लो, इधर वाला वर्किंग नोट में जैसे हम लोग लिख देंगे, ये इसको थोड़ा कंप्लीट कर लेना।
समझे? ये हो गया तुम लोगों का? तो इधर की एक चीज मैं मिटा दूंगा। क्या बोलो तुम? जब सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी और अनऑक्युपाइड प्रॉपर्टी रहेगा तो तुम क्या करोगे? सिंपली हाउस 3 का कोई कैलकुलेशन ही नहीं करोगे। दिख रहा है? हाउस 3 का कोई कैलकुलेशन नहीं होगा और हम लोग सिर्फ 2 का निकालेंगे और तीसरे के लिए नोट लिख देंगे। समझे? और एक लास्ट लाइन वो भी समझ लेना। अगर मान लो ये बोल दिया कि कोई एक हाउस, जैसे हाउस 3 को ही ले लेते हैं, सम्स में लिख दिया कि हाउस 3 इज यूज्ड फॉर ओन बिजनेस पर्पस, ओन बिजनेस पर्पस। इस लाइन का मतलब समझ रहे हो? जैसे बोला कि इस आदमी के पास 3 मकान है, उसमें से तीसरा वाला मकान वो अपने बिजनेस के लिए यूज करता है। 2 मकान को भाड़े पर दे दिया, रेंट आ रहा है उससे, और तीसरा वाला जो हाउस है उस पर वो अपना बिजनेस चलाता है। ये तो अगर ऐसा कोई प्रॉपर्टी दिया रहेगा जो बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, उसका भी कोई ग्रॉस एनुअल वैल्यू तुम यहां कैलकुलेट नहीं करोगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर कोई भी हाउस बिजनेस के लिए यूज किया जाता है तो उसका इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन कैलकुलेट किया जाता है। उसका इनकम हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेट नहीं होता। बात समझे? तो हम उसके लिए भी एक नोट लिख देंगे कि इनकम ऑफ हाउस 3 इज यूज्ड फॉर ओन बिजनेस पर्पस, देयरफॉर इनकम ऑफ हाउस 3 इज कैलकुलेटेड अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, नॉट अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सुने? लिख दे रहे हैं यहां पर नोट एक लिख दे रहे हैं, ये हम लिख रहे हैं जब बिजनेस के लिए होगा। समझे? अगर कोई भी हाउस बिजनेस के लिए यूज किया गया है तो उसका कोई भी कैलकुलेशन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं होता। उसका कैलकुलेशन होता है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर में। समझे?